जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। सो गाइज, ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं, ये जो वीडियो है ये पॉलिटी का माइंड मैप वाला वीडियो है। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए और इस वीडियो में जो भी चीज़ मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसके जो है वो आप माइंड मैप्स बनाते चलिए, नोट्स जो है वो बनाते चलिए। और आपको अगर हमारा पॉलिटी का कंप्लीट लेक्चर चाहिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, जो कि हमारी एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर एप्लीकेशन की लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी। प्लस साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर लेक्चर्स के नोटिफिकेशन वगैरह, अपडेट्स वगैरह पूरी क्लासेस की हमारी वहां पर हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ये पॉलिटी का टॉपिक है। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर आपको जनरल स्टडीज के लेक्चर्स चाहिए, तो वो भी जो है वो हमारी एप्लीकेशन पर जो है वो अवेलेबल है, जहां से आप जो है वो ले सकते हैं, पूरी लाइव क्लासेस ले सकते हैं, लेक्चर्स को जो है वो ले सकते हैं। और अगर बाई चांस कोई आपको समस्या आती है तो यहाँ पर नंबर शायद दे रखा होगा, इसमें तो रिक्वेस्ट कॉल बैक आ रहा है। ये एप्लीकेशन ही मैंने ओपन कर रखी है। आप एक नंबर जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, 9713282838 ये नंबर है। और इसके अलावा एक और नंबर है 9713283811, जो कि डिस्क्रिप्शन पर आपको जो है वो मिल जाएगा, राइट। और इसके थ्रू जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी अगर आपको समस्या आ रही है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो राइट। और व्हाट्सएप आप पहले करिएगा, अगर बाई चांस फोन रिसीव नहीं होता तो व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, लाइक का बटन हिट करिए और शेयर जरूर करिएगा अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है। और बाकी हमारी क्लासेस जो होती हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में जो है वो अवेलेबल रहती हैं। हमारे नोट्स जो रहते हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में जो है वो आपके लिए अवेलेबल जो है वो रहते हैं, राइट। अभी इसमें ये मेरे ख्याल से वेब वर्जन है, इसलिए थोड़ा सा कंप्लीट डिटेल्स है वो दिखा नहीं रहा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो कंप्लीट डिटेल्स दिखाएगा। आप हमारी एप्लीकेशन जो है वो ऐप स्टोर के थ्रू भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर के थ्रू भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, अभी आप लेक्चर जो है वो एंजॉय करिए, लाइक का बटन हिट करिए, शेयर जरूर करिएगा। और जो भी चीज़ आपको फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स पर जरूर फीडबैक दीजिएगा। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को हम हिंदी में भी जो है वो पूरी चीज़ कवर कराते हैं हमारी रेगुलर क्लासेस के दौरान, जो हमारी एप्लीकेशन पर कंडक्ट की जाती है। चलिए, अब यहाँ पर बात हो रही है कम्युनल अवार्ड के बारे में। तो इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये स्कीम है माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए? माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी कि जो कम्युनिटी माइनॉरिटीज पर है उनको जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया जाएगा, राइट। और फिर इसको अनाउंस किसने किया था? रामसे मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया था, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था। ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होते हैं उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बताया हुआ है। तो यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो शेड्यूल कास्ट को भी दे दिया गया, यानी कि शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपने शेड्यूल कास्ट के लीडर को जो है वो इलेक्ट करेंगे। और गांधी जी ने इस चीज को लेकर जो है वो अनशन कर दिया था, और जिसके कारण पूना पैक्ट हम लोग को देखने को मिला, राइट। तो ये वाला फैक्ट भी जो है वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। इसी चीज यानी कि कम्युनल अवार्ड का जो है ये मेंस के लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कम्युनल अवार्ड जो था वो बैकग्राउंड था, या फिर कम्युनल अवार्ड वो वजह थी वो जिसके कारण गांधी जी ने अनशन किया था। और हिंदूज जो हैं उनको ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो है वो दिया जाएगा, तो ये चीज यहाँ पर कही गई। और रिजर्व सीट जो थी वो शेड्यूल कास्ट के लिए रखी गई, क्योंकि ये मेन जो था ये कम्युनल अवार्ड ये शेड्यूल कास्ट के लिए मेनली था। तो ये फैक्ट जो है वो कम्युनल अवार्ड से रिलेटेड बस आपको ध्यान में रखना है। फिर अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 6 बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है इसके 2 हाउसेज हैं। क्या है? 2 हाउसेज, राइट। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, राइट। तो जब ये 2 हाउसेज इस प्रकार से होते हैं तो उसको जो है वो कहा जाता है बाई कैमरल। तो 6 बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। बंगाल, ये याद रखना है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आसाम, बिहार और यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि करंट उत्तर प्रदेश वाला एरिया। तो ये 6 बेसिकली जगहों पर, 6 स्टेट्स पर, 6 प्रोविंसेस आप कह सकते हैं, यहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर यहां पर शुरू हो गए, राइट। अब इसके अलावा ये भी चीज इन्होंने करी, हमारी कंट्री के 10% लोग जो है वो अब वोट दे सकते हैं। तो ये चीज यहां पर सामने आई। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए इन्होंने ऑलरेडी जो है वो दे दिया था। लेबर्स के लिए, वुमेन्स के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने एक्सटेंड कर दिए, रख दिए। तो ये वाला फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। यहां पर इन्होंने पावर्स जो थी उनको 3 बेसिकली लिस्ट में जो है वो डिवाइड कर दिया। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और फेडरल लिस्ट के अंदर 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर 54 आइटम्स थे और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 36 आइटम थे। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ फेडरल लिस्ट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की मेन ब्रिटेन के पास जो है, यानी कि ब्रिटिश मेन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके पास जो है वो किन किन एरियाज पर
जो है वो कानून बनाने की शक्ति होगी। फिर प्रोविंस के पास किन किन एरियाज पर कानून बनाने की शक्ति होगी, और कॉन्करेंट मतलब कि ये फेडरल और प्रोविंशियल दोनों ही गवर्नमेंट जो है वो इस 36 आइटम्स पर जो है वो कानून बना सकते हैं। तो इस प्रकार से पावर्स को जो है वो डिवाइड कर दिया इन लोगों ने, प्रोविंस के बीच में और मेन यूनियन के बीच में। अच्छा, इसके अंदर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर हम लोग को 10 शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं और 321 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो ये कभी कभी फैक्ट स्टेट पीएससी वगैरह और कुछ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। इसके अंदर ये भी प्रोविजन था कि आरबीआई को जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई को स्टैब्लिश करने का भी इसमें प्रोविजन एक था। इन्होंने काउंसिल ऑफ इंडिया जो था उसको बंद कर दिया, उसको एबॉलिश जो है वो कर दिया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा इन्होंने एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो ओपन किया, एस्टैब्लिश किया। प्रोविंशियल यानी कि जो अपन आज की डेट में यूपीएससी यानी कि यूनियन लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर हम लोग को एग्जाम देखने को मिलता है जिसमें सिविल सर्वेंट रिक्रूट होते हैं। तो ये था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आप लोग जो है वो आज की डेट में स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी पीएससी, राइट, एमपी पीएससी, राइट। तो इस प्रकार से पीएससी एग्जामिनेशन की जो आप तैयारी कर रहे हो, तो ये था प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। और एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी क्लॉज हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि 2 स्टेट का एक सिंगल पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का। तो ये इस प्रकार का प्रोविजन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हम लोग को देखने को मिला। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके प्रशासन की बात करें तो इसके अंदर प्रोविजन था ऑल इंडिया फेडरेशन का, राइट, यानी कि जितनी भी प्रोविंसेस थी प्रिंसली स्टेट्स की, यानी कि उनका एक सिंगल फेडरेशन। यानी जैसे कि आज की डेट में हम लोग राज्यसभा को जो देखते हैं ना, कि राज्यसभा में जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो कहां से मेंबर्स आते हैं, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि अपन जो एमएलए को चुनते हैं, तो एमएलए जो है वो इनको राज्यसभा के मेंबर्स को जो है वो चुनकर भेजते हैं। तो कुल मिलाकर राज्यसभा क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो इन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो लेकर आ गए, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और फेडरेशन जो है वो बना नहीं, ये वाला फेडरेशन जो बनाने की कोशिश की थी वो बनी नहीं, एंड प्रिंसली स्टेट्स ने जो है वो उसको ज्वाइन नहीं किया। देखो, जो ब्रिटिश की जो प्रोविंस जो हम लोग को देखने को मिलती थी, तो उन्होंने तो ये बोल दिया कि हाँ चलो हम फेडरेशन बनाएंगे, बट प्रिंसली स्टेट ने बोला कि हमें ऐसा कोई फेडरेशन चाहिए ही नहीं, मिलकर बात ही नहीं करनी, हमें इंडिपेंडेंट रहने दो, राइट। डायरकी जो है वो खत्म कर दी गई थी, राइट, प्रोविंसेस पर, बट सेंटर पर डायरकी जो है वो अलाउड थी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंस में जो है वो स्टैब्लिश कर दी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ये कहा जाता है। और गवर्नर जो है उनको बेसिकली सभी मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करना है। जैसे कि आपको पता है ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, राइट। तो गवर्नर जो है वो किनकी सुनेगा, मिनिस्टर्स की सुनेगा, राइट। तो ये चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। और इस ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो 1937 में लागू हुआ और 1939 में इसको हटा दिया गया। बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारी चीजें हम लोग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो है वो ली है। तो ये पूरा ओवरऑल टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। इतनी चीजें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्लियरली पता होनी चाहिए। देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसके अंदर प्रोविजन था इंडिया के पार्टीशन का। तो क्वेश्चन आएगा कि इंडिया को पार्टीशन जो है वो किस कानून के थ्रू किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू इंडिया का विभाजन हुआ। और ब्रिटिश ने जो है वो टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया का छोड़ दिया, यानी कि अब ब्रिटिशर जो है वो या ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अब एम्परर नहीं है इंडिया की, यानी कि इंडिया को चलाने वाली अथॉरिटी नहीं है। इन्होंने वाइस रॉय का ऑफिस को हटा दिया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, याद है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो वाला ऑफिस जो बेसिकली ब्रिटिश कैबिनेट में या ब्रिटिश पार्लियामेंट में हम लोग को देखने को मिलता था, तो वो ऑफिस जो है वो हटा दिया। अब पूरी तरह से इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए तो नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके अंदर हम लोग को क्या देखने को मिला कि गवर्नर जनरल जो है उसको पावर दे दी गई कि वो मतलब एसेंट जो है वो दे सकते हैं, यानी कि बिल पर पावर थी। और आपको पता है ना कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट को देखो आप, जब भी कोई पर्टिकुलर बिल जो है, जैसे कि लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ, फिर वो पास होकर राज्यसभा के पास जाता है, फिर वो राज्यसभा से पास होकर कहाँ पर जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो ये गवर्नर जनरल, इसको पावर दे दी गई कि वो कोई भी बिल जो है उसको एसेंट देंगे, यानी कि अप्रूवल देंगे। तो ये वीटो था बिल का गवर्नर जनरल के पास। तो ये चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करी। फिर इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया कि अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स फॉर सिविल सर्विसेज, राइट, कि मेंबर्स को जो है वो सिविल सर्विसेज के लिए अब ब्रिटेन जो है वो अपॉइंट नहीं करेगी। साथ ही साथ इन्होंने ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर खत्म कर दिया और इंडिया एक सॉवरेन स्टेट बन गया, यानी कि इंडिया के ऊपर अब कोई फॉरेन कंट्री नहीं है उसको रूल करने के लिए, राइट। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो प्रोविजंस जो हम लोग को देखने को मिलते थे, तो इंडिया अगर चाहे
तो इस प्रोविजंस के थ्रू अपने आप को जो है वो चला सकती है, ये चीज मेंशन था। साथ ही साथ इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दे दी कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना कि प्रिंसली स्टेट्स को जो इंडिपेंडेंस का जो या ऑप्शन दिया था कि आप या तो इंडिपेंडेंट रहो, अकेले रहो खुद से, या फिर इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में लिखा था। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है वो पावर दी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी होगी जो कि फ्रेम करेगी, बनाएगी और अडॉप्ट करेगी अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर देने वाली जो कानून है वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो फर्स्ट प्रपोज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पहली बार प्रपोज किया था, यानी कि पहली बार सामने रखा था कि एक असेंबली हमें बनानी है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, वो एम.एन. रॉय ने रखा था 1934 में, याद रखिएगा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए 1935 के अंदर, और डिमांड जो है वो एक्सेप्ट की गई थी इन प्रिंसिपल ऑगस्ट ऑफर के थ्रू 1940 में। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि क्रोनोलॉजी में अरेंज करने से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं कि इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। तो याद रखना कि 34 में जो है वो पहली बार प्रपोजल रखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एम.एन. रॉय ने, 35 में कांग्रेस ने डिमांड करी थी और 40 में ये डिमांड जो है वो एक्सेप्ट हुई थी ऑगस्ट ऑफर के थ्रू। अब क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट जो है वो कर दिया गया था बिकॉज मुस्लिम लीग को एक अलग टेरिटरी चाहिए थी, एक पाकिस्तान बनाना था। ऑलरेडी पहले से ही उसको एक सेपरेशन की उसकी आइडियोलॉजी ऑलरेडी थी, जब से मुस्लिम लीग बनी है तब से आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है, हमने डिस्कस भी किया है। और कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसने प्रपोज करी थी एक स्कीम जिसको दोनों ही पार्टीज ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने कितने दिनों तक काम किया? तो 11 सेशन इसके हुए हैं, याद रखिएगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन काम हुआ है। कुछ कुछ किताबों में 2 साल 11 महीने 17 दिन भी लिखा हुआ है। तो याद रखना 2 साल 11 महीने 17 या फिर 18 दिन हम लोग को देखने को मिलते हैं कि जिस पर काम हुआ है, और मैक्सिमम जगह पर 18 दिन ही है। तो इसलिए ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ऐसी चीजें अक्सर स्टेट पीएससी वगैरह में, यूपीएससी वगैरह में पूछ ली जाती है। यूपीएससी पहले पूछती थी बट फिर भी पूछ सकती है फिर से, तो याद रखना। इसका फाइनल सेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, और ये एक प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के तौर पर जो है वो ऑपरेट करी थी 1951-1952 तक। मतलब कि जब तक कि इलेक्शंस नहीं हुए फ्री इंडिया के अंदर, और इलेक्शंस के बाद नई सरकार जब तक नहीं आई, यानी कि फर्स्ट गवर्नमेंट जब तक एस्टैब्लिश नहीं हुई, तब तक ये एज अ पार्लियामेंट के तौर पर इसने ऑपरेट किया, काम किया। तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो इसके टेम्पररी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा थे, परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी थे। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, अक्सर लोग गलती करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर में बी.आर. अम्बेडकर साहब का नाम लिख देते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी.एन. राव हम लोग को देखने को मिले थे। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ कार्यों के बारे में बात करते हैं। तो पहली इसकी मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट कर दिया था, और इसको 2 बॉडीज के साथ बनाया गया। इसकी एक लेजिस्लेटिव बॉडी थी और इसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी। तो लेजिस्लेटिव बॉडी का काम ये होता था कि इसको ऑर्डिनरी लॉ बनाना है, राइट, कि मतलब कि नॉर्मल कानून बनाना है, और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी का काम ये होता था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब कि कानून बनाने वाली बेसिकली एक निकाय, एक बॉडी, एक यूनिट जो कानून बनाएगी इंडिया के लिए। तो ये ऑर्डिनरी लॉ पर फोकस कर रही थी कि किस प्रकार के कानून फ्री इंडिया के अंदर होने चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूएंट जो बॉडी जो थी उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के जो हेड थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और लेजिस्लेटिव बॉडी के जो हेड थे वो जी.वी. मावलंकर थे। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और 26 नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है वो कार्य किए। तो ये फैक्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखना है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंपोजिशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो टोटल स्ट्रेंथ जो असेंबली की थी वो 389 मेंबर्स थे इसमें। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? 389, याद रखना है। जिनमें से 296 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे, उनमें से 292 प्रोविंसेस थी, और 4 चीफ कमिश्नर की प्रोविंस हम लोग को देखने को मिली थी। यानी कि देखो कितनी सारी प्रोविंसेस इंडिया के अंदर एक टाइम पर हुआ करती थी। और 93 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। और सीट जो थी वो किस प्रकार से एलोकेट की गई थी? पॉपुलेशन के आधार पर। जिस प्रकार से आज की डेट में डिलिमिटेशन कमीशन हम लोग को देखने को मिलता है, आपको पता है कि डिलिमिटेशन कमीशन हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाता है, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बनती हैं वो पॉपुलेशन के आधार पर जो है वो बनती है, आपको पता है वाली चीज। तो सेम उसी प्रकार से सीट जो है वो जो एलोकेट की गई थी वो पॉपुलेशन के आधार पर सीट्स एलोकेट की गई थी, कि जिस पर्टिकुलर प्रोविंस के अंदर जो है वो ज्यादा पॉपुलेशन है उस प्रोविंस के अंदर ज्यादा सीट्स जो है वो दी गई थी।
अब इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किए गए थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, राइट। यानी कि काफी सारे मेंबर्स थे जो खड़े हुए थे, इलेक्ट हुए थे, और इन मेंबर्स को जो है किस चीज के थ्रू जो है वो चूज करना था, कि यानी कि ऑप्शंस दिए गए थे, यानी कि पर्ची में जो है वो एक ऑप्शन दिए गए थे कि पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, दूसरी प्रायोरिटी क्या होगी, तीसरी प्रायोरिटी क्या होगी। तो इस आधार पर जो है वो इलेक्शंस हुए। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी जानकारी आपको जो है वो होनी चाहिए। तो इलेक्शन जो कंडक्ट हुए थे वो इस आधार पर हुए थे, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और रिप्रेजेंटेटिव जो थे प्रिंसली स्टेट्स के, इनको नॉमिनेट किया गया था रिस्पेक्टिव हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा। मतलब कि जो प्रिंसली स्टेट्स का जो राजा है उसने बोला कि हमारी तरफ से जो है वो ये व्यक्ति जो है वो रिप्रेजेंटेशन इस व्यक्ति का जो है वो होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो राजा ने नॉमिनेट किया, और बाकी दूसरी टेरिटरीज के अंदर प्रॉपर इलेक्शंस हम लोग को जो है वो देखने को मिले। सीट्स जो थी वो सीट जो है वो डिसाइड हुई थी तीन प्रिंसिपल कम्युनिटीज के आधार पर। एक तो जनरल कम्युनिटी थी, राइट, सिख और मुस्लिम को छोड़कर, और एक मुस्लिम और सिख कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो इस आधार पर सीट्स का एलोकेशन हम लोग को जो है वो देखने को मिला, राइट। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इस प्रकार से मेंबर्स थे जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आगे बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कौन सी कमिटीज थी, तो इसके अंदर 10 मेजर कमिटीज थी और 6 माइनर कम्युनिटीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो अब पहले मेजर कमिटीज के बारे में बात करें तो यूनियन पावर्स कमिटी, तो ये कमिटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अगेन जवाहरलाल नेहरू जी इसके हेड थे। स्टेट्स कमेटी के हेड थे अगेन जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी, आप जानते हैं अक्सर क्वेश्चन कई बार ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड पूछा गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एडवाइजर कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी सरदार पटेल। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी JB कृपलानी, और माइनॉरिटी सब कमेटी HC मुखर्जी। तो ये मेजर कमेटी है। अब माइनर कमेटी जो थी वो थी कमेटी ऑन फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GV मावलंकर। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी। हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारमैया। फ्लैग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस पट्टाभी सीतारमैया। तो ये फैक्ट्स आपको थोड़े से ध्यान में रखने, स्टेट PSC अक्सर इस प्रकार के फैक्ट्स ज्यादा पूछती है। आगे की चर्चा करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मेनली हम लोग बात करेंगे, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रोविजन जो है वो बोरो किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चीज अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। बिल्कुल पॉइंट वाइज पूरी चीजें आपके सामने है, सिर्फ आपको इस चीज को ध्यान से समझना है, सुनना है और याद करना है। मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज कर लोगे, एग्जाम में सिलेक्शन आपका होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसमें कौन सी चीजें कहां से ली गई है, वन गो में पूरी चीज एक साथ आपके सामने आएंगी। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने पब्लिक सर्विस कमीशन लिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया भी था कि पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें मौजूद था। इमरजेंसी प्रोविजन इसमें मौजूद था। ऑफिस ऑफ द गवर्नर इसमें मौजूद था, राइट। और जुडिशरी और फेडरल स्ट्रक्चर, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी का प्रोविजन, गवर्नर का ऑफिस, जुडिशरी और फेडरल स्ट्रक्चर, तो ये चीज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सामने आई। फिर ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने कॉन्करेंट लिस्ट ली है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस, जो हाउसेस की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, यानी कि कोई भी बिल जो है वो अगर पास नहीं हो रहा और उसको पास करवाना है तो ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा की हम लोग को देखने को मिल जाती है। फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, यानी कि ट्रेड का फ्रीडम जो है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स उठाई है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी उठाई है, जो प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रोसीजर होती है, इम्पीचमेंट की जो प्रोसीजर होती है वो ली है यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के प्रोसीजर जो है वो लिए गए हैं, राइट, USA से। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के प्रोसीजर लिए गए हैं। और जुडिशियल रिव्यू आया है यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब वेबिनार कॉन्स्टिट्यूशन किसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मनी का। तो यहां से हमने लिया है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो जाएगी इमरजेंसी के पीरियड में, तो ये जर्मनी से हमने ये चीज ली है, राइट। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट, पार्लियामेंट्री फॉर्म।
देखो, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, राइट। तो हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उधार लिया है, राइट, अडॉप्ट किया है मतलब। फिर बाई कैमरल सिस्टम, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ भी थोड़ी देर पहले कि दो हाउसेज जब हम लोग को देखने को मिलते थे वो बाई कैमरल सिस्टम होता है। फिर कैबिनेट सिस्टम, ये हमने यहीं से लिया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी कि जो कानून बनाने का पूरा प्रोसेस होता है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। सिंगल सिटीजनशिप वहां से अडॉप्ट किया। रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, तो ये सब चीजें हमने वहां से अडॉप्ट करी। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो हमारे प्रियम्बल में है वो हमने लिया है। तो हमारे प्रियम्बल के अंदर चीजें जो मेंशन्ड है वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की गई है। आयरलैंड यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के प्रोसीजर्स लिए हैं, राइट। राज्यसभा के अंदर जो नॉमिनेशन सिस्टम है वो लिया है। फिर जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, यानी कि जो भी कानून के थ्रू जो भी प्रोसेस जो होगी, मतलब कोई भी चीज अगर इंडिया के अंदर किसी भी कैसी भी होगी लीगल, तो वो एक कानून के थ्रू जो है वो की जाएगी, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इलेक्शन प्रोसीजर लिया है राज्यसभा के मेंबर्स का, कि राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट करना है, राइट। और प्रोसीजर जो है किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यानी कि सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो वहां से फंडामेंटल ड्यूटीज उठाई है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस जो हमारे प्रियम्बल में है उसको उठाया। तो फ्रांस और यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें मेंशन्ड है तो वो हमारे प्रियम्बल में जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये फैक्ट इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। अभी प्रियम्बल की बात करेंगे, बट उससे पहले एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें प्रियम्बल 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल हुआ करते थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये फैक्ट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आगे की चर्चा करें प्रियम्बल की, कि प्रियम्बल के बारे में हम बात करते हैं। तो बैकग्राउंड की बात करें तो लिटरली इसको प्रीफेस कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पन्ना, या आप कह सकते हो टाइटल कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीफेस, की पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो इसके बारे में हम लोग को प्रियम्बल बताता है, या फिर एक छोटी सी समरी कॉन्स्टिट्यूशन की। और जो हमारी कंट्री के जो आइडियोलॉजी है उसको रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, वेरी इंपॉर्टेंट, पंडित नेहरू जी का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसके थ्रू क्रिएट किया गया है, राइट। जो प्रियम्बल बना है उसमें जो चीजें हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से उठाई गई हैं नेहरू जी की। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। तो प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिसेबल है, मतलब कि आप किसी भी कोर्ट में जाकर प्रियम्बल को रखकर जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते हो, यानी कि प्रियम्बल में लिखी हुई चीजों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। बट हाँ, कोर्ट प्रियम्बल में लिखी गई चीजों को कंसिडर जरूर कर सकती है, राइट, किसी केस में, बट उसको प्रॉपर उसको रखकर जो है वो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, राइट। और एलिमेंट्स जो हम लोग को प्रियम्बल के अंदर देखने को मिलते हैं उनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता, उनको चेंज नहीं किया जा सकता आर्टिकल 368 के थ्रू, यानी कि प्रियम्बल में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो हमारी बेसिक इंडिया की आइडियोलॉजी है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि अमेंडमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 का था उसने 3 वर्ड्स ऐड किए, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स थे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है वो 1976 के थ्रू ऐड किए गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एलिमेंट्स की हम लोग प्रियम्बल के अंदर एलिमेंट्स की हम लोग बात करते हैं कि कौन से एलिमेंट्स है वो प्रियम्बल के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। सोवरेन्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, राइट, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक, तो ये सब हम लोग को जो है वो कुछ देखने को मिलते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल के अंदर जो है वो मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं सॉवरेन से। तो सॉवरेन मतलब इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिया के ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं है। जैसे ब्रिटेन पहले इंडिया के ऊपर इंडिया को रूल करती थी ना, तो अब नहीं है ऐसा। तो सॉवरेन मतलब कि इंडिया टोटली इंडिपेंडेंट है, इंडिया किसी के ऊपर भी, किसी भी कंट्री के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब है सॉवरेन। अब सोशलिस्ट की बात करें, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया। इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करती है। इसका मतलब यह है कि मींस ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको ओन्ड और रेगुलेट किया जाता है स्टेट और पब्लिक दोनों के द्वारा। मतलब कि जितना भी प्रोडक्शन
इंडिया में हो रहा है और जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में हो रहा है, तो उसके लिए जो है वो स्टेट और पब्लिक दोनों इन्वॉल्व है, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। सिंपल शब्दों में या और बेटर इंटरप्रिटेशन में इसका मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से स्टेट के कंट्रोल में नहीं है, राइट, पूरी तरह से स्टेट के कंट्रोल में नहीं है। जितना भी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो रहा है या जितना भी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंडिया के अंदर, पूरी तरह से स्टेट के कंट्रोल में नहीं है ये, और पूरी तरह से पब्लिक के कंट्रोल में भी नहीं है। तो एक मिक्स फॉर्म ऑफ इकोनॉमी जो हम लोग की हमें देखने को मिलती है। तो ये मिक्स फॉर्म ऑफ इकोनॉमी जो है वो रिफ्लेक्ट करता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, राइट। देखो लिखा भी है, मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो हमारा फीचर है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। और इंडियन सोशलिज्म जो है वो मार्क्सिज्म और गांधीज्म का ब्लेंड है, का मिक्सचर है, तो ये वाला फैक्ट भी ध्यान में रखना। ये सब चीजें ऐसी होती हैं कि आप मेंस में भी इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। अब सेक्युलर फीचर की बात करें तो सेक्युलर आपको ऑलरेडी जो है वो पता ही है, तो इसको भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के 1976 के जो है वो ऐड किया गया था 1976 के थ्रू, राइट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं है हमारी कंट्री का, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। सभी के सभी रिलीजन जो है उनका सेम स्टेटस है और स्टेट सभी रिलीजन को जो है वो इक्वली सपोर्ट करती है, तो ये चीज सेक्युलर एलिमेंट जो है वो दर्शाता है। अब रिपब्लिक की बात करें तो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो है वो पब्लिक के पास है, यानी कि अपन बोलते हैं ना कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, तो पब्लिक, इंडियन सिटीजन सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। तो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो है वो पब्लिक के हाथ में हम लोग को देखने को मिलती है कि पब्लिक चूज करेंगे। और हेड ऑफ स्टेट कौन है, वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको इलेक्ट किया जाता है। और सभी के सभी पब्लिक ऑफिसेज जो है वो पब्लिक के लिए ओपन है विदाउट एनी क्लास डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। पब्लिक दफ्तर, पब्लिक प्लेसेस सभी के लिए इक्वली ओपन है। अब जस्टिस की बात करें तो 3 प्रकार के जस्टिस हमें देखने को मिलते हैं, एक सोशल जस्टिस, एक पॉलिटिकल जस्टिस और एक इकोनॉमिक जस्टिस। तो ये प्रियम्बल में आपको क्लियरली नजर आता है। तो सोशल जस्टिस की बात करें तो किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो सोशल फैक्टर जैसे कि रेस, रिलीजन, कास्ट को लेकर नहीं होगा किसी के भी साथ। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कि पॉलिटिकल ऑफिसेस का एक्सेस सभी के लिए है, गवर्नमेंट के सामने हर एक व्यक्ति अपना पक्ष जो है वो रख सकता है। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक ग्रोथ में सबको मिलेगी, राइट, और ये फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू जो है वो इंश्योर किया हुआ है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इक्वलिटी की बात करें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी इंडिविजुअल के लिए है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। 3 फॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, सिविल इक्वलिटी और पॉलिटिकल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी। तो सिविल इक्वलिटी फंडामेंटल राइट के थ्रू, यानी कि सभी सिविलियंस एक बराबर हैं, राइट, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं, सभी इक्वल हैं, तो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू जो है वो इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी हमें देखने को मिलती है। पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करें आर्टिकल 325, आर्टिकल 326, यानी कि इलेक्शंस की बात करें कि हर एक व्यक्ति जो है वो वोट जो है वो दे सकता है, और हर एक व्यक्ति जो है इंडियन सिटीजन्स अगर वो कुछ क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करते हैं, जैसे कि एज वगैरह के क्राइटेरिया हो गए, तो वो खुद भी इलेक्शन के लिए जो है वो लड़ सकते हैं, यानी कि इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो कुछ बस एक बेसिक एज क्राइटेरिया वगैरह जो है वो फॉलो करना होता है, और भी कुछ चीज़ें मतलब कुछ रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि आज की डेट में रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, सुधार लाए जा रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो अगर काफ़ी सारी स्टेट्स में आ गया है कि अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल प्रैक्टिसेस में है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, राइट। तो ऐसी चीजें हैं। अब ये बेसिकली टोटली डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कि उनको उसे टिकट देना है कि नहीं देना। एनीवेज, बट हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी, मतलब कि हर एक व्यक्ति के पास वोट देने का अधिकार है और चुनाव में खड़े होने का भी अधिकार है। फिर इकोनॉमिक इक्वलिटी हम लोग को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू देखने को मिलती है, जैसे कि कोई बैकवर्ड व्यक्ति है, राइट, तो उसको सरकार जो है उसको अपलिफ्ट करने के लिए जो है वो वेरियस स्कीम्स वगैरह के थ्रू, प्रोग्राम्स वगैरह के थ्रू उसको अपलिफ्ट करती है, राइट। तो ये इकोनॉमिक इक्वलिटी, यानी कि इसमें इक्विटी का उपयोग आप करेंगे, इक्वलिटी की जगह इक्विटी एक हम लोग को देखने को मिलता है। अब फ्रेटर्निटी की बात करें, यानी कि ब्रदरहुड, भाईचारा, फ्रेंडशिप और म्यूचुअल सपोर्ट, ये अश्योर करता है कि एक व्यक्ति जो है, एक इंडिविजुअल जो है वो डिग्निफाइड लाइफ जिए, राइट। हमारी कंट्री जो है यूनिटी और इंटीग्रिटी हमारी कंट्री में रहे, यानी कि सब लोग मिल बांट कर, मिलजुल कर एक साथ जो है वो रहे, राइट, जिसको सिंगल सिटीजनशिप के थ्रू इंश्योर किया हुआ है। आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट्स और आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके थ्रू जो है वो इसको इंश्योर किया हुआ है फ्रेटर्निटी को, कि सभी एक बंधन में एकजुट रह कर रहे हैं। जैसे हमारी कंट्री के अंदर सेंटर भी है, अलग अलग स्टेट्स भी हैं, तो कोई भी सेपरेट जो है वो फील ना करे। तो इसके लिए ये फ्रेटर्निटी का प्रिंसिपल हमें देखने को मिलता है, एलिमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। लिबर्टी की बात करें तो फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू इसको फ्रीडम, आर्टिकल 19 आपको पता होना चाहिए, तो इसके थ्रू इंश्योर किया हुआ है। फिर डेमोक्रेटिक, तो इंडिया जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो
पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगी और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उनके बिहाफ में कानून बनाएंगे। तो ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी हम लोग को देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी मतलब कि पब्लिक ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना और फिर रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल जो है अपने, देखो लिखा भी है, पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सरकार बनाते हैं और कार्य करते हैं। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए, सभी पॉलिसीज और एक्शन के लिए। यानी कि जैसे कि आप जो ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या होगे, आप एग्जीक्यूटिव होगे, मतलब सरकार के जो भी कानून वगैरह जो होंगे, जो भी डिसीजन वगैरह होंगे, उसको आप इंप्लीमेंट करने का काम करोगे, है ना। फिर फीचर्स, डेमोक्रेसी के फीचर्स हम लोग को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में देखने को मिलता है, राइट। जैसे कि 18 साल की या उससे ज्यादा की आयु का कोई भी व्यक्ति वोट डालने के लिए, यानी कि जैसे एक व्यक्ति 18 साल का होता है तो वोटिंग पावर्स उसके पास हो जाती है, यानी कि वो अपनी कंट्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वोट के थ्रू, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कि बिना किसी पक्ष भेदभाव के, राइट, किसी के भी साथ कोई भी व्यक्ति जो है वो जुडिशरी पे अप्रोच कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ है, कानून के सामने सभी लोग एक बराबर हम लोग को देखने को मिलता है। फिर पीरियोडिक इलेक्शन होता है, यानी कि लोग अपनी गलती को सही भी कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने किसी गलत रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया तो नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये फैक्ट्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब हम लोग आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1। तो ये हमारा आर्टिकल है। पहला आर्टिकल हमारा क्या कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट, कि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो दर्जा दिया हुआ है, तो इसमें टर्म जो है वो लिखा हुआ है भारत। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। और स्टेट्स के पास कोई भी अधिकार नहीं है यूनियन से हटने का। जैसे कि हमारी कंट्री जो है उसकी जितनी भी स्टेट्स हैं तो वो इंडिया से हट नहीं सकती हैं, राइट, मेनलैंड इंडिया से अलग नहीं हो सकती खुद ब खुद। और इंडियन टेरिटरीज के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इंडिया को जो है वो टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स जो है वो कहा गया है। यूनियन टेरिटरीज भी इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, और वो कोई भी पर्टिकुलर एरिया, कोई भी टेरिटरी जिसको इंडिया ने अपने कंट्रोल में जो है वो लिया है, अपने अंडर जो है वो लिया है। तो ये पहले शेड्यूल में इन सब चीज़ों को डिफाइन जो है वो किया हुआ है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और आर्टिकल 2 जो है उसके थ्रू पार्लियामेंट के पास शक्ति जो है वो दर्शाई गई कि पार्लियामेंट के पास शक्ति है कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर नई स्टेट को जो है वो बना सकती है या किसी भी नई स्टेट को जो है वो इंडिया में शामिल कर सकती है। आर्टिकल 3 की बात करें तो पार्लियामेंट जो है वो एक नई स्टेट जो है वो बना सकती है, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को यूनाइट करके, यानी कि 2 अलग अलग स्टेट है उसको सिंगल स्टेट में जो है वो कर सकती है, या किसी स्टेट के किसी पार्ट को भी जो है वो एक दूसरी स्टेट में जो है वो शामिल कर सकती है, या किसी पर्टिकुलर किसी स्टेट की टेरिटरी को अलग कर सकती है, राइट। किसी भी टेरिटरी जो भी किसी भी स्टेट्स की है, यानी कि 2 स्टेट की कुछ 2 टेरिटरी है तो उनको जो है वो अलग कर सकती है और उनको एक सिंगल स्टेट में जो है वो बना सकती है। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है, कम कर सकती है। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की बाउंड्री जो है वो उसको चेंज कर सकती है, किसी भी स्टेट का नाम जो है वो चेंज कर सकती है। तो ये पूरी शक्तियाँ जो है वो पार्लियामेंट के पास स्टेट से रिलेटेड चेंजेस की हम लोग को देखने को मिलती है। अब इसमें बिल जो है वो किस प्रकार से आता है, तो स्टेप 1 ये होता है कि बिल जो है वो एक कंसर्न स्टेट को भेजा जाता है, यानी कि जिस स्टेट जो है उसकी टेरिटरी को कम ज़्यादा जो है वो किया जा रहा है तो उस स्टेट को जो है वो बिल भेजा जाता है कि जिससे कि वो अपने विचार भी जो है वहाँ पर मेंशन कर सके विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि पीरियड बता दिया जाता है कि इतने समय में जो है वो आप अपने ओपिनियन जो है वो बता दो, राइट। बट एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, स्टेट जो है उसके पास, यानी कि वो सिर्फ अपने ओपिनियन दे सकती है बट वो उसका ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होता। पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकती है, यानी कि पार्लियामेंट के पास यहाँ पर सुप्रीम पावर होती है स्टेट के मामले में, स्टेट की टेरिटरी को कम करना, ज्यादा करना, या कुछ भी, जो चीज मैंने आपको अभी आर्टिकल 3 के अंदर बताई है। तो इसमें वो स्टेट के पास जो है वो बिल भेज सकती हैं, बट स्टेट उनको जो भी रिस्पॉन्ड करती है, तो जो भी चीज़ स्टेट भेज रही है, जो भी अपने ओपिनियन भेज रही है, उसको फॉलो करना ना करना पार्लियामेंट के हाथ में है। उसको अगर पार्लियामेंट नहीं फॉलो करेगी स्टेट के व्यूज़ को तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और प्रेसिडेंट जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं स्टेट के ओपिनियन को, राइट। स्टेप 2 के अंदर बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है फिर पार्लियामेंट के अंदर, राइट। आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ने जैसे रिकमेंड किया कि इस स्टेट की बाउंड्री वगैरह चेंज करनी है तो बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फिर बिल जो है वो ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, कहीं पर भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर स्टेप 3 के अंदर फाइनली जो है वो बिल पास हो जाता है सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। तो याद रखिएगा ये हम लोग को आर्टिकल 3 में जो भी चेंजेस देखने को मिल रहा है उस चेंजेस को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के थ्रू
जो है वो बिल पास हो सकता है, यानी कि किसी भी स्टेट की टेरिटरी को बड़ा करना, कम करना, नाम चेंज करना, वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जो है वो हो सकता है, पॉसिबल है ये। क्लियर? तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। मतलब यहाँ पर देखो, अगर हम मेजोरिटीज के बारे में बात करें तो एक 2/3 मेजोरिटी भी होती है, फिर एक जो होती है कि स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि 2/3 मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट्स के रेक्टिफिकेशन, वो आगे चल के भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जो है वो बिल फाइनली पास हो जाता है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ हाउस के अंदर प्रेजेंट जो लोग हैं उसके 50% मेंबर्स का एग्रीमेंट बस चाहिए, दैट्स इट। मतलब कि जो रूलिंग गवर्नमेंट जो हम लोग को देखने को मिलती है वो किसी भी पर्टिकुलर जो इस प्रकार की एक्टिविटीज जो है वो करने में खुद ब खुद अकेले ही जो है वो सक्षम होती है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है।